ठीक है। सो इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे, वो एक बार याद कर लेते हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात है नहीं, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। इसमें खास बात क्या है? ऑब्जेक्ट को अगर डिस्टर्ब करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में से, तो वो क्या करेगा? वापस से अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करोगे तो इट विल नेवर कम बैक। अगर डिस्टर्ब करोगे तो ऑब्जेक्ट विल नेवर कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गया अनस्टेबल। न्यूट्रल में क्या होता है? डिस्टर्ब करोगे तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम वो अटेन कर लेगा। यहाँ से यहाँ डिस्टर्ब किया, नया इक्विलिब्रियम, और डिस्टर्ब किया, वापस से इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहेगा। तो ये वाला कौन सा? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। ये मैंने जो बनाया है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में यू, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। बातें नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू सिंबल यूज होता है। तो मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया आप लोगों को, डेरिवेटिव पढ़ाया मैंने आपको। तो डेरिवेटिव में मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या कि डेरिवेटिव जो होता है इट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, सही है। डेरिवेटिव इज बेसिकली स्लोप ऑफ ग्राफ। तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। चढ़ने वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। ये वाली लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव। और अगर कोई लाइन ऐसी है स्ट्रेट, तो इसका स्लोप 0। ये प्लेटफॉर्म का स्लोप कितना है? ये स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। आपका अगर ग्राफ ऐसा है तो ऐसे ग्राफ के केस में हम लोग डेरिवेटिव मतलब लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे स्लोप अलग है। यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ बनाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर मैंने यहाँ टेंजेंट बनाया तो स्लोप कितना? 0, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ टेंजेंट बनाया तो स्लोप 0, यहाँ टेंजेंट बनाया तो स्लोप 0, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यहाँ पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी? ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट बताया मैंने? मिनिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है ना पोटेंशियल एनर्जी का। सो जहां पर भी इक्विलिब्रियम होगा मिनिमम या मैक्सिमम पे स्लोप 0 आएगा। सो एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर तो 0 है ही, देख लो, है ना। यहाँ पर तो ये हॉरिजॉन्टल ही मतलब 0 ही है स्लोप। सो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन the derivative of potential energy with respect to distance is 0. Derivative of potential energy with respect to distance is 0. ये दिख रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव 0, यहाँ डेरिवेटिव 0 है। क्यों 0? क्योंकि वो एक तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, दोनों केस में डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। सबका मैथ्स है, नॉन मैथ्स कोई है? हाँ, तो थोड़ा और पढ़ा देता हूँ नॉन मैथ्स में इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। तो ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। एक और चीज आपको पढ़ाई जाएगी मैथ्स में। चलो ये तो पता चल गया कि अगर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 0 है तो मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा? तो सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव लोगे d2u by dx स्क्वायर, अगर सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव। टेंजेंट में कैसे चेंज आ रहा है? यहाँ टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ेगा तो ये आएगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी,
स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर स्लोप आ जाए पॉजिटिव लिख लो तो स्लोप बढ़ रहा है ना, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था और नेगेटिव हो रहा है तो स्लोप घट रहा है। सो d2u by dx², सेकंड डेरिवेटिव लोगे और वो नेगेटिव आ जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमा कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन। तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, और इस केस में सेकंड डेरिवेटिव आएगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है। ये वाले केस में सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा तो न्यूट्रल। तो एनीवेज वो लिखने की जरूरत नहीं, न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली मिल जाता है। ये कंडीशंस मैं दे रहा हूँ, इस पर बुक में क्वेश्चन नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कॉलेज एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसका फंक्शन देंगे तो आपको पूछेंगे मैक्सिमम किधर है, मिनिमम किधर है, क्या करोगे, फंक्शन दिया है डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे, मैक्सिमम मिनिमम की लोकेशन मिल जाएगी। अगर पूछा कि मैक्सिमम है या मिनिमम तो एक और बार डेरिवेटिव लोगे, पॉजिटिव आंसर आया तो मिनिमम, नेगेटिव आंसर आया तो मैक्सिमम, ये कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन। ये लिख लो, वापस से बताओ, पहले लिख लो, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल मतलब आप एक बाउल सोचो, बाउल के अंदर एक बॉल रखा हुआ है, बॉल को डिस्टर्ब करोगे कहीं पे, यहाँ लेके जाओ वापस आ जाएगा, यहाँ लेके जाओ वापस आ जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिस्टर्ब करोगे तो वापस आता है, ठीक है। पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, डिस्टर्ब करोगे तो थोड़ी देर के बाद अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब वो अपनी जगह पे वापस आता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब डिस्टर्ब किया वापस नहीं आएगा। ये कैमरा रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे मार दो, गिरा दो उसको, गिर गया तो वापस से खड़ा नहीं हो सकता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब क्या, यहाँ रखा है फिर इधर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। डिस्टर्ब करो फिर भी इक्विलिब्रियम में रहे तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब क्या होता है यहाँ कंडीशन, ध्यान से सुनो। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर एक जैसी है, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कि अगर कोई ग्राफ है तो उसका किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डेरिवेटिव होता है। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ। तो सिंस ये ग्राफ ऐसा राउंड है, हर जगह पे स्लोप अलग आएगा। इस जगह टेंजेंट ऐसा है, कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, इधर जीरो स्लोप, इधर पॉजिटिव स्लोप, तो स्लोप चेंज होते रहता है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन के लिए एक जैसा स्लोप, कर्व लाइन के लिए स्लोप चेंज होता है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, लाइन कैसी है, एक्स एक्सिस को पैरेलल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप कितना 0। तो मैक्सिमम मिनिमम ये किधर भी देख लो हॉरिजॉन्टल लाइंस है तीनों जगह पे, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, मतलब हर इक्विलिब्रियम में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये 0 आएगा क्योंकि स्लोप 0 आ रहा है, ठीक है। तो हर इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस 0 आना है। ये पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ये 0 आएगा फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो पॉइंट इक्विलिब्रियम है या नहीं है, या फिर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, सो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई तो पॉइंट जो है, हमें अगर इस ग्राफ के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें 1, 2 और यहाँ पर बहुत सारे उतने पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब कौन सा पॉइंट मैक्सिमम, कौन सा मिनिमम, इससे नहीं पता चलेगा, तो क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इतना ही याद रखो, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ, आएगा नहीं आपको क्वेश्चन, इस पर आपको नहीं पूछेंगे। तो क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन A/r⁻³ माइनस B/r⁴, ऐसा पोटेंशियल दिया है। आपको पूछा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ r, एट व्हाट वैल्यू ऑफ r the potential or there is stable equilibrium। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है तो
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बस क्या करना है, u है, a और b तो कांस्टेंट है, आपका आंसर a और b के टर्म्स में आएगा। u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 आ गया तो आपको r के दो वैल्यूज मिलेंगे, इस केस में 2 या 3 मिल सकते, कितने मिलेंगे भी डोंट नो, उसमें से मिलेंगे जो भी वैल्यूज मिलेंगे। फिर वापस से क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लोगे और फिर वो वैल्यू डाल के देखना है। एक केस में पॉजिटिव, एक केस में नेगेटिव आ सकता है, या दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं। जितने पॉजिटिव आएंगे उतना आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स, ठीक है। तो उस तरह से करना, मतलब आपके पास कंडीशन है, आपके पास फंक्शन है, वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस को करा जाता है, अपने को करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये होमवर्क असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कंप्लीट। अब अपने एग्जाम में कौन सा आता है वो पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम में आता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल ये आता है हमारे एग्जाम में। रोटेशनल का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये कंडीशन याद रखो। ट्रांसलेशनल में नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स। यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो मतलब क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर द कंडीशंस, इसका यूज करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे, ठीक है। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अभी अपन टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो सिचुएशन देख लो, कौन से सिचुएशन में आएगा। एक बोर्ड है, प्लैंक बोर्ड, दो तरफ सपोर्ट है और इसमें कोई तो लड़का चल रहा है या फिर इस पर मांस लटके हुए हैं, तो वहां ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन लगता है। एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर खिड़की है, लड़का नीचे से लड़की की तरफ जा रहा है, तो सीढ़ी सटकनी नहीं चाहिए, कितनी हाइट पे नहीं सटकेगी, कितनी हाइट तक जा सकता है। फ्लोर स्मूथ है, वॉल में फ्रिक्शन है, या फिर फ्लोर रफ है, वॉल स्मूथ है, ऐसे वाले क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन, ऐसी टाइप की सीढ़ी आती है, आपको पता है कि इस तरह का सीढ़ी आता है, यहाँ प्लेटफॉर्म होता है, तो इस सीढ़ी में यहाँ बीच में एक रॉड लगा रहता है सपोर्ट के लिए, अदरवाइज सीढ़ी ऐसी खुल जाएगी, है ना। ऐसा ना हो इसलिए बीच में रॉड लगा रहता है। इस रॉड में कितना टेंशन, ये वाले क्वेश्चन आता है इस कैटेगरी में। मैं एक आध दो क्वेश्चन करूंगा, बाकी आप खुद करो, ठीक है, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। प्रोसेस जो है, एक क्वेश्चन में जो प्रोसेस है सारे क्वेश्चन में वही प्रोसेस रहेगी, ठीक है। शुभम लक्ष्य दे, मस्ती ना बोलो। तो हाँ, अरे ते एक्झाम्पल मध्ये घेणार आहे ना, कशाला टेन्शन घेता। एक्झाम्पल मध्ये काय कंडिशन आहे, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, दो ही तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर, इधर का बराबर, इधर का बराबर, सारे फोर्सेस बराबर। नेट टॉर्क जीरो मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जीरो, दोनों बराबर, इक्वल मतलब टोटल जीरो, ठीक है। चलो करते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर बघा टाइप है, हाँ एग्जाम्पल नंबर कितने, ये करते हैं एग्जाम्पल 4.10। सभी लोग क्वेश्चन देखो, डायग्राम देख देख के बनाओ। क्वेश्चन देखो, डायग्राम देख देख के बनाना है नोटबुक में। डायग्राम बना लिया मैंने, आप लोग बना लो। एग्जाम्पल नंबर है 4.10। अ यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 30 किलोग्राम। ये वाला प्लैंक है शुभ, ये प्लैंक है, प्लैंक का मास कितना है, कितना है मास 30 किलोग्राम। तो mg कितना हो जाएगा, g10 ले लो, g का वैल्यू 10 ले लो, mg कितना, m 30 है तो mg कितना, m इंटू जी, m 30 है, g 10 है, 30 इंटू 10 कितना 300 न्यूटन। कहाँ से एक्ट होगा, सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। टोटल वेट जो होता है ऐसे केसेस में हम लोग सेंटर से दिखाते हैं। ये इसका लेंथ वगैरह दिया है क्या, देखते हैं। सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय टू लाइट आइडेंटिकल केबल, दो केबल से लटका के रखा है उसको ऐसा,
दो केबल्स है, केबल मतलब रस्सी है, दो दोनों तरफ से लटका के रखा है, ठीक है। आइडेंटिकल केबल्स, ईच कैन सस्टेन टेंशन अप टू 500 न्यूटन, ये चीज आपने काम की है। टेंशन कितना सस्टेन कर सकती है, टेंशन कितना सस्टेन कर सकती है, ये क्या है, ये मैक्सिमम टेंशन है। किसके अंदर, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर मैक्सिमम टेंशन ये 500 न्यूटन तक ले सकती है। अगर टेंशन 500 से थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रस्सी का टूट जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी और ये जो बंदा है वो खाई में गिर के मर जाएगा, ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशन है। आगे क्या बोला, आफ्टर टाइम द केबल्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल, केबल्स ऐसे हैं, वर्टिकल दिख रहा है अपने को, एंड आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, दोनों केबल के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, ये बंदे का मास कितना है, 50 kg, तो इसका mg कितना, 50 into 10 500 न्यूटन, इसका वेट कितना है 500 न्यूटन, वुडन प्लैंक का वेट कितना है 300 न्यूटन, वेट 300 न्यूटन, मास 30 kg, वेट 500 न्यूटन, मास 50 kg, क्लियर है। g का वैल्यू कितना लिया है, 10 लिया है हमने, ठीक है। आगे बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग एट द सेंटर, यहाँ पर खड़ा हुआ है शुरुआत में, ऑफ द प्लैंक इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग ऑन द प्लैंक, उसको चलना है, ठीक है। हाउ फार कैन ही वॉक, लेट अस से वो इस तरफ चला तो कितने दूर तक जा सकता है, लेट अस से x डिस्टेंस दूरी तक जा सकता है। अब होगा क्या, लॉजिक से सोचो, अब लॉजिक करेंगे। अब देखो होगा क्या, जब ये बंदा इस तरफ जाएगा तो इसका मास इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ने वाला है, ठीक है। और अगर ये बंदा उस तरफ जाएगा तो इस स्ट्रिंग का मास टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा वेट उसको बेयर करना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बंदा इस तरफ जा रहा है तो यहाँ का टेंशन बढ़ेगा, बढ़ के कितना बढ़ सकता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगी। हम लोग वो सिचुएशन लेंगे जब यहाँ पर कितना है 500 न्यूटन का टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन, उससे ज्यादा तो रहेगा नहीं, रस्सी टूट जाएगी, बंदा गिर के मर जाएगा, ठीक है। अपने को उसको मारना नहीं है तो उसको कितना दूर चल सकता है, x कैलकुलेट करना है। हमारा गोल क्या है, फाइंड x, ये हमारा गोल है। x क्या है, वो डिस्टेंस जब यहाँ पर टेंशन कितना हो जाए 500 न्यूटन हो जाए, क्लियर है। अब जब तक ये यहाँ लेकर से यहाँ पहुंच गया, क्या ये बोर्ड टर्न कर रहा है, नहीं, जब टूटेगा तो टर्न करेगा, जब टूट जाएगी रस्सी तो ये बोर्ड ऐसे टर्न करेगा, तब रोटेशन होगा। ये बंदा यहाँ पर है और बोर्ड टर्न नहीं कर रहा है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, टर्न कहाँ कर रहा है, यहाँ पहुंचने पर भी बोर्ड अभी तक टर्न नहीं कर रहा है, सो द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक जर्नी जो भी है पूरा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्या ये बोर्ड ऊपर या नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, यूजिंग, अब सॉल्यूशन बुक में से मत देखो, हम अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो हमें जितना फिजिक्स आता है वो यूज करेंगे, यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले, लेफ्ट साइड के फोर्सेस बराबर, कोई फोर्स है क्या ऐसा, सिर्फ एक ही, ऊपर नीचे फोर्सेस है। नीचे फोर्सेस कौन से, एक और दो, ये दोनों। ऊपर फोर्सेस कौन से, T1 और T2, और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, टोटल, हाँ क्या, टोटल, दोनों तरफ टोटल, टोटल मतलब ऐड करना है। ऊपर वाले फोर्सेस कौन से जल्दी बताओ, T1 प्लस T2, नीचे वाले फोर्सेस कौन से 300 प्लस, टोटल कितना हो गया, अगर लड़का यहाँ भी होता तो भी यही आता इक्वेशन, है ना, लड़का कहीं पे भी होता तो नीचे फोर्स तो वही लग रहा है ना, तो ये कितना आ गया T1 प्लस
टू 800 न्यूटन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब ब्रेकिंग टेंशन वाली कंडीशन आपको पता है वैसे, है ना। निकालना क्या है हमें x निकालना है, T1 T2 नहीं निकालना है, हमें x निकालना है। तो ये इक्वेशन में x है नहीं, तो वैसे देखा जाए तो ये इक्वेशन कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अगर ये रस्सी टूटती है तो T2 कितना, रस्सी टूट रही है तो ये 500 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा, लेट अस पुट 500 न्यूटन, तो T1 कितना आ जाएगा अंडर क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्या, जस्ट टूटने से पहले, टूट गया तो उसके बाद तो हम लोग नहीं स्टडी कर सकते, टेंशन जीरो हो जाएगा। जस्ट टूटने से पहले T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी, T2 इक्वल टू 500, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 800, तो T1 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, जब when T2 is 500 न्यूटन। समझ में आ रहा है? हमें T1 T2 पूछा है क्या? नहीं, हमें पूछा है वो कितना दूर जा सकता है, तो इसका कोई फायदा हुआ क्या? अभी तक तो नहीं हुआ। चलो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे यूजिंग क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये कंडीशन है। अब कौन से टॉर्क कहाँ क्लॉकवाइज है ये अपने को सोचना है। अगर रस्सी टूटेगी तो किस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा, किस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, है ना। एनीवेज सुन लो, जो हम लोग ये करते हैं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो रेफरेंस लेना है ये हमारा चॉइस है, हम इसको रेफरेंस ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कौन सा भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस पॉइंट एज रेफरेंस, क्योंकि रस्सी टूटेगी तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा और पूरा प्लांट घूमेगा। देखो ये पॉइंट पे ऐसे लटका हुआ है और इधर से रस्सी पकड़ी हुई है, ये रस्सी टूट गई, देखो क्या हो रहा है, इधर की लेफ्ट ये वाली T2 रस्सी टूट गई तो यहाँ पर ऐसे टर्न होगा, मतलब ये हमारा पॉइंट है रेफरेंस का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से भी अपना आंसर आएगा, बट ये पॉइंट क्यों लिया उसका रीजन, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका फिक्स है, तो टॉर्क जो है ये पॉइंट फिक्स है, हाँ ये वाला, यहाँ टेंशन T1 लग रहा है, क्या टेंशन T1 इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है? ये पॉइंट पे टेंशन है, नहीं घुमा सकता, क्यों? अपना टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स तो है, डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो इसका टॉर्क कंट्रीब्यूशन जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फोर्स है ये, यहाँ से आगे जाते जाओ, ये फोर्स है 300 न्यूटन, कहाँ लग रहा है, इधर बीच में से, किस तरफ लग रहा है, नीचे, किस तरफ घुमा रहा है, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क में लिखेंगे 300 फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क होता है F इनटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया, ये वाला हो गया, समझ में आया क्या? अब ये लड़के का फोर्स, ये हमारा फिक्स है, लड़के का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो कहाँ टर्न कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, इधर ही लिखेंगे। फोर्स कितना है, और डिस्टेंस कितना है, इधर से 1 प्लस एक्स इक्वल टू, और कोई फोर्स है क्या नीचे जो इसको ऐसा टर्न कर रहा है, नहीं, ऐसे कौन टर्न कर रहा है, T2 देखो ऊपर है, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, T2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, सो दिस इज इक्वल टू T2 टाइम्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, इधर से डिस्टेंस निकालेंगे कितना है, 2 मीटर, ये समझ में आया क्या? अब T2 की क्रिटिकल वैल्यू डाल सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू कितनी, अंडर क्रिटिकल कंडीशन, अंडर क्रिटिकल कंडीशन क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू 500 न्यूटन डाल दो इधर, मतलब ये वाला पार्ट करने की जरूरत
नहीं थी, कहाँ तक, यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा हो गया, जरूरत नहीं थी, बट मैंने क्यों बढ़ाया? ऐसे क्वेश्चन में ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है ट्रांसलेशनल लगाओ, स्टेप नंबर 2 होता है रोटेशनल लगाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, इससे आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेप्स बताया मैंने। चलो तो वैल्यूज डाल दो इधर, 300 प्लस 500 1 प्लस x इक्वल टू 500 इंटू 2। इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते। आगे का काम कर लोगे? चलो लिखो, करो सॉल्व। ये आ गया 500 300 800 प्लस 500x इक्वल टू 1000। 1000 में से 800 गया तो 200, 0 0 गया, 0 0 गया, x इक्वल टू 2/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/10, 0.4 मीटर। सही है। एग्जाम्पल 4.11 डायग्राम बनाओ बच्चों। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पहले सुनते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लैडर ऑफ निग्लिजिबल मास, लैडर का मास निग्लिजिबल है, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान हो गया, अदरवाइज और कैलकुलेशन पड़ेगा। Having crossbar is resting on a frictionless horizontal floor. Crossbar मतलब ये, इसको बोलते हैं क्रॉसबार, लैडर का क्रॉसबार होता है ये, ठीक है। So crossbar is ladder of negligible mass having crossbar is resting on frictionless horizontal floor. फ्रिक्शन नहीं है फ्लोर पे, ठीक है, मतलब आइडियल केस है, रियलिस्टिक केस में फ्रिक्शन होता है। सो नो फ्रिक्शन, यहाँ लिख लेते हैं जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होता तो यहाँ एक्स्ट्रा फोर्सेस आते इधर और इधर, फ्रिक्शन नहीं है। चलो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर नहीं होगी इसमें, हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ एंगल बिटवीन इट्स लेग 40 डिग्री, ये वाला दोनों लेग के बीच का एंगल थीटा दिया है 40 डिग्री। कौन सा एंगल है? यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। 40 डिग्री कौन सा एंगल है? यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया है। Each leg is 1 मीटर लॉन्ग। इधर गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्रॉसबार व्हेन पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम, पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम, तो W कितना हो जाएगा? 50 G मतलब 500 न्यूटन। G का वैल्यू कितना दिया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। स्टैंडिंग ऑन द लैडर, तो ये सिचुएशन है, हमें क्या करना है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्रॉसबार, इस पर टेंशन निकालना है क्रॉसबार पे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम में एक इशू है, क्या इशू है बताओ? प्रॉब्लम में क्या गलती दिख रहा है? उन्होंने बोला है ये लेंथ 1 मीटर है, डायग्राम में दिया इधर से इधर 1, इधर से इधर 1, तो क्या लेंगे? नहीं ना, कुछ दोनों में से कोई एक चीज सही होगी तो चेक करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। करंट क्या है हमें नहीं पता, 1 मीटर या 2 मीटर। एनीवेज एल कट हो रहा है। गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन में गलती क्या है? सुनो, क्वेश्चन में गलती क्या है? एक तो क्वेश्चन में या तो डायग्राम है, किधर तो एक गलती क्या है? उन्होंने बोला है ये लेंथ 1 मीटर है, डायग्राम में ये लेंथ 2 मीटर दिखा है, ठीक है। दिस इज द ओनली इशू, बाकी कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को करेक्ट समझ के सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपना आंसर आ रहा है नहीं, आंसर नहीं आएगा तो आइदर आंसर चेंज कर देंगे या क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज कर देंगे, ठीक है। क्लियर है क्या गड़बड़ है ना? हम लोग मान लेते हैं कि डायग्राम सही है और एज इट इज सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आंसर रेडी कर सकता है अगर ये डायग्राम गलत होगी तो, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास गिवन डेटा है, हमें टेंशन निकालना है, क्या फाइंड करना है?
टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज फोर्सेस कौन से वो पहले समझ लो। यहाँ पर लुक एट द फोर्सेस, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर लड़का यहाँ खड़ा है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पहले फोर्सेस बैलेंस हो रहा है क्या देखो, लड़के का फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे क्योंकि ये एंगल सिमेट्रिक है, तो ये दोनों N1 N2 क्या होंगे, N1 और N2 इक्वल होंगे। लेटर से N लिख लेते हैं, N1 N2 नहीं लिखते, चलेगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सेम होंगे क्योंकि सिमेट्री है ना। तो ये दोनों की वैल्यू इसको बैलेंस करेगी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ये ऊपर भी नहीं चल रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब ये बैलेंस कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद ये फोर्सेस सोचो, ये जो T है ये टेंशन इसे टर्न कर सकता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये टेंशन क्या करेगा, ये पॉइंट अगर हमारा रेफरेंस लेंगे तो टेंशन इस तरफ टर्न करेगा, ये वाला टेंशन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन ये और ये 1 2 3 फोर्स इसको टर्न कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर। तो इस पे से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाला कंडीशन लगाएंगे, तो इससे कुछ का डेटा मिलेगा आपको, क्या डेटा मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस अब इसको सॉल्व करते हैं। सारे फोर्सेस समझ में आ गए। फ्रिक्शन होता तो कैसा लगता, फ्रिक्शन होता तो कैसा लगता ये सोचना है। फ्रिक्शन के केस में शायद से आपको ये नहीं देते, ये नहीं देता आपको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन है इधर और इधर। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किस तरफ स्ट्रेट करता है, ऐसा। तो फ्रिक्शन इस मोशन के अगेंस्ट होना चाहिए, तो फ्रिक्शन ऐसे एग्जांपल में इधर और इधर लगता है, ठीक है। इधर से ऑपोजिट साइड, इसको स्लाइड नहीं करने देना, तो फ्रिक्शन इधर, इसको उस तरफ स्लाइड नहीं करने देना, तो फ्रिक्शन इधर। अगर होता तो फ्रिक्शन नहीं है, उसके बदले क्या दिए, टेंशन। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहली स्टेप नंबर 1 क्या मैंने बताई थी, स्टेप 1 क्या बताई थी, using condition for translational equilibrium। कौन सी कंडीशन, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या है बताओ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कोई फोर्स ऐसा नहीं है, ऐसा है एक्चुअली ये और ये, कोई फोर्स ऐसा है क्या, ये और ये, तो लिख लेते चलो। वर्क W इक्वल टू N प्लस N, नहीं लिखता ना, नहीं लिखता। W कितना है 500 न्यूटन इक्वल टू 2N, सो N कितना हो गया 250 न्यूटन का N हो गया। N नहीं लिखते, या कंफ्यूजन हो रहा है, देखो N R लिख ले, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाम चेंज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताया मैंने, ठीक है। क्यों लिखा, अदरवाइज तुमको लगेगा N इक्वल टू N है, ये क्या चल रहा है। तो R इक्वल टू 250, ये रिएक्शन फोर्सेस कितने 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। समझ में आया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सोचो, ये अप एंड डाउन फोर्सेस हो गए। हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है, T इक्वल टू T, इधर T है इधर T है, T इक्वल टू T। कुछ खास है क्या, नहीं, हाँ जीरो हो रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तभी तो ये इधर इधर मूव नहीं कर रहा है, जीरो तो हो रहा है। बट T इक्वल टू T लिख के कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उससे कोई आउटपुट नहीं आने वाला है ना। T इक्वल टू T आएगा इससे, और कोई फोर्स नहीं है इस तरह। फ्रिक्शन होता तो इसको लिखना पड़ेगा, है ना। ओके चलो, हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, जरूरत नहीं उनको लिखने की। वर्टिकल हो गए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, यूजिंग कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है बताओ, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज
सोचना है कौन सा पॉइंट से रेफरेंस लेना है। तो आप ये पॉइंट से रेफरेंस लेते हैं, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अगर वो लैडर घूमता है, अगर ये उसके लेफ्ट घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहा है, इस पॉइंट में। सो दिस इज द रेफरेंस, ठीक है। हमने इसको रेफरेंस चूज कर लिया, ठीक है। सो अब ये पॉइंट रेफरेंस है, लैडर सोचो, ये मेरा लैडर है, ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। W के बारे में सोचें, क्या W का कोई इफेक्ट आएगा? ये पॉइंट मेरा फिक्स है, इस पॉइंट पे मेरा W लग रहा है। अगर आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स W, डिस्टेंस कितना है ये पॉइंट से, तो उसका इफेक्ट नहीं आने वाला, फॉरगेट अबाउट इट। क्लियर है? W का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं, डिस्टेंस जो है वो एक्सिस को ही लग रहा है। ये टेंशन T किस तरफ घुमाएगा, देखो किस तरफ घुमा रहा है, ये टेंशन T किस तरफ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा टेंशन T इंटू आर परपेंडिकुलर, टेंशन T इंटू आर परपेंडिकुलर इज डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, समझ में आया क्या? सुनो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, 20 है और cos 20 हो जाएगा। रुक जाओ, ये फोर्स लग रहा है ऐसा, ये पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, सही है, ये वाला डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल बना लो, ये लेंथ 1 मीटर है, ये एंगल कितना है, हमें ये निकालना है, ये टेंशन T लग रहा है, सही है ना, ये आर परपेंडिकुलर कितना है ये डिस्टेंस, cos 20 लिख दो, है ना। सो आर परपेंडिकुलर इज योर, आर परपेंडिकुलर इज योर 1 cos 20, ठीक है। लिखो मत, इसके आगे लिखो मत, इसके आगे अपना आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम चल रहा है, ये हो गया। ये वाला फोर्स देखो कैसा है, ये पॉइंट फिक्स, ये वाला फोर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो किधर लिखा है, इस तरफ ना, इक्वल टू r टाइम्स अब डिस्टेंस, अब ये मेरा एक्सिस है, इसका डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इससे एक्सिस का डिस्टेंस ये कौन सा वाला, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये मेरा आर परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, आर परपेंडिकुलर कितना होगा यहाँ पर, टोटल लेंथ, और ये सामने है साइन, है ना, टोटल लेंथ है 2 मीटर साइन 20, क्लियर है, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। तो वैल्यूज डालते हैं, टी का वैल्यू कितना है नहीं पता, आर परपेंडिकुलर इज cos 20, आर कितना है 250, आर परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 2 sin 20, क्या करें फिर, इसको उधर लेके जाते हैं, t इक्वल टू 250 टू 500, 250 का डबल 500, sin 20 अपॉन कितना होता है, sin 20 अपॉन cos 20, tan 20 कहां से निकालेंगे, लॉग टेबल से निकालो, लॉग टेबल से निकालो, tan 20 लॉग टेबल से निकालो, कितना आ रहा है, लॉग टेबल से कैलकुलेट करो tan ऑफ 20,
मल्टीप्लिकेशन करो, न्यूटन का आंसर मैच कर रहा है, मतलब डायग्राम सही है, क्वेश्चन में गड़बड़ है ना? आगे तो यहाँ देखो इसका यूज हो रहा है, इस क्वेश्चन में इसका यूज आगे हो रहा है ना? पिछले वाले में नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है, इसलिए मैंने स्टेप्स बताया आपको, है ना? जरूरी नहीं है हर एक स्टेप का यूज होगा। चलो लिखो, अच्छे लिखना है।